हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। भारत के लिए यह सबसे बड़ा गौरव का पल होता है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की चर्चा में उसका नाम गूंजता है। अब इस राह पर जापान ने और जोर लगाया है। जापान जो भारत का असली यार है और G4 ग्रुप में भी साथ है, उसने भारत को स्थायी सीट दिलाने की आवाज और बुलंद कर दी है। यही वो कदम है जिसने चीन के माथे पर पसीना ला दिया है, क्योंकि वीटो पावर की दीवार पर सबसे बड़ी मुश्किल वही खड़ी करता है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के लिए एक नई ऊर्जा पैदा कर दी है, मानो विश्व राजनीति में ताश की गड्डी फिर से फेंट दी गई हो। इधर प्रधानमंत्री मोदी जापान की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करके चीन पहुंच चुके हैं, लेकिन जापान में उनके कारनामों की गूंज सालों तक सुनाई देगी। भारत और जापान ने मिलकर ऐसा कड़ा संदेश चीन और अमेरिका दोनों को दिया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि अब दोनों देश हथियार, पनडुब्बी और फाइटर जेट जैसे क्षेत्रों में हाथ मिला चुके हैं, यानी आने वाले वक्त में नए मुकाम हासिल होना तय है। जबकि अमेरिका का रवैया हमेशा उलझन भरा रहा है, कभी समर्थन करता है, कभी हथियार देने से मना कर देता है, कभी स्थायी सीट की बात करता है, पर वीटो पावर से पीछे हट जाता है। यही दोहरा खेल अब सवालों से ज्यादा सस्पेंस छोड़ रहा है। और फिर जानेंगे कि चीन में इस वक्त जो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही है, वही एक तरह से संयुक्त राष्ट्र के लिए बड़ी उम्मीद बन गई है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अब अमेरिका से परेशान हो चुका है और उसे नए देशों की जरूरत है जो खुलकर सामने आए, अमेरिका को चुनौती दें और जैसे वह व्यापार नियमों को अपने हिसाब से बदल रहा है उसके खिलाफ बड़ी तैयारी करें। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है, जिसमें अमेरिका से हटकर अब चीन पर भरोसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चीन से बड़ी अपील की है और इसके जवाब में चीन ने भी बड़ा बयान दिया है, जिसे जानना जरूरी होगा। लेकिन जो दुनिया के लिए और खासकर अमेरिका के लिए सबसे बड़ी खबर है, वह यही है कि इस वक्त दुनिया के 3 बड़े दिग्गज नेता पुतिन, मोदी और जिनपिंग एक ही मंच पर मौजूद होने वाले हैं। और यही वह घड़ी होगी जो अमेरिका की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। अब तक आपने सुना था कि भारत रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ हथियार खरीद रहा था, डिफेंस डील कर रहा था, लेकिन अब इस लिस्ट में जापान का नाम भी जुड़ चुका है, क्योंकि भारत और जापान का जो सिक्योरिटी शॉक आया है उसे देखकर ड्रैगन इंडो पैसिफिक में बौखला जाएगा। यह वही मोड़ है जहां से तस्वीरें बदलने वाली हैं और खेल और बड़ा होने वाला है। आगे जानेंगे कि कैसे भारत और जापान दोनों मिलकर संयुक्त हथियार निर्माण करने वाले हैं, जिसमें फाइटर जेट, पनडुब्बी और युद्धपोत सब कुछ पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और यहाँ समझने वाली बात है कि जब मोदी जी किसी देश में जाते हैं तो केवल फोटो खिंचवाने के लिए नहीं जाते। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मोदी जी ने बेहद कम समय में जापान के साथ कैसे बड़े बड़े कारनामे कर दिए। और इन्हीं में से 3 प्रमुख कारनामों की चर्चा हम आगे करेंगे, जो हथियारों के अलावा भी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं, जिनमें चंद्रयान 5 मिशन पर दोनों देशों के बीच मिलकर काम करने की बात हो रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर क्या बातें हुई हैं, यह भी सामने आएगा। और फिर जानेंगे कि आखिर जापान भारत के अंदर इतना ज्यादा भरोसा कैसे बढ़ा रहा है। तो चलिए सभी खबरों को बेहद विस्तार से समझते हैं, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि भारत और जापान की संयुक्त हुंकार ने कैसे अमेरिका और यूनाइटेड नेशन को हिला दिया है। तो देखिए, पहला पहलू यह है कि भारत और जापान की मुलाकात सिर्फ 2 देशों की दोस्ती नहीं, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है। दोनों देशों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। इसे तुरंत और ठोस सुधार की जरूरत है। भारत और जापान दोनों लंबे समय से चाहते हैं कि उन्हें स्थायी सदस्यता मिले और वीटो जैसे अधिकार मिले। इस बार खास यह है कि दोनों ने एक दूसरे की उम्मीदवारी का खुला समर्थन किया है, यानी जापान साफ कह रहा है कि भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए और भारत कह रहा है कि जापान को भी। यह एक तरह का एशियाई एकजुटता का प्रदर्शन है। इससे चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश गया कि उनके विरोध के बावजूद एशिया की बड़ी ताकतें अपनी जगह बना रही हैं। दूसरा पहलू यह है कि वॉशिंगटन यानी अमेरिका के लिए यह स्थिति असहज है। अमेरिका दिखावे में तो सुधार का समर्थन करता है, लेकिन अंदर खाने नहीं चाहता कि नए देशों को स्थायी सदस्यता और वीटो जैसे निर्णायक अधिकार मिले, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वैश्विक फैसलों पर सिर्फ 5 पुराने देशों की पकड़ ढीली हो जाएगी। हाल ही में भारत ने यह भी देख लिया कि अमेरिका सुधारों पर रफ्तार नहीं चाहता।
व्यापार में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा है। ऐसे माहौल में भारत और जापान का एक साथ आना एशिया की शक्ति को और मजबूत बना रहा है। यह बताता है कि अब वैश्विक शासन का नक्शा केवल पश्चिमी देशों के हिसाब से नहीं बनेगा, बल्कि एशियाई ताकतें भी इसमें रंग भरेंगी और अपनी आवाज बुलंद करेंगी। अब सुनिए कि भारत और जापान का साथ आना एशिया और अमेरिका के लिए कैसे भूचाल साबित हो सकता है। तो देखिए, भारत और जापान ने तय किया है कि अब उनकी आपसी बातचीत केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि एजेंडा आधारित होगी। मतलब यह कि किन मुद्दों पर कब चर्चा करनी है और तय समय में क्या नतीजे निकालने हैं। इसका पहले से रोड मैप बनेगा। इस सोच के पीछे मकसद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आज की दुनिया की सच्चाई के हिसाब से ढालना है। इसलिए वे स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार चाहते हैं, ताकि सिर्फ पुराने 5 देशों की पकड़ ना रहे, बल्कि नई उभरती ताकतें भी शामिल हों। भारत और जापान का कहना है कि दुनिया की आबादी, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा चुनौतियों को सही मायने में तभी दर्शाया जा सकता है जब नए सदस्य भी स्थायी बने। दूसरा पहलू यह है कि भारत जापान का एक साथ आना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नया संतुलन खड़ा कर रहा है। चीन के लिए यह असहज है, क्योंकि दिल्ली और टोक्यो का तालमेल सीधे उसके प्रभाव को चुनौती देता है। पाकिस्तान की आपत्ति अब किसी थकी हुई स्क्रिप्ट जैसी लगती है, जिसे गंभीरता से लेने वाला कोई नहीं बचा। अमेरिका के लिए असली दुविधा यह है कि वह भारत जापान जैसे मित्र देशों को नाराज नहीं कर सकता, पर दूसरी तरफ वीटो क्लब की विशेष सदस्यता को भी खोना नहीं चाहता। यही कारण है कि वॉशिंगटन खुलकर समर्थन नहीं देता और सुधारों को धीमा रखता है। लेकिन इस खींचातानी से भारत और जापान का पक्ष मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि एशियाई दावेदारों को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है। अगर G4 की बात करें तो भारत के लिए चीन के अलावा सभी परमानेंट सीटों ने समर्थन दिखा दिया है, जबकि वहीं जापान के लिए चीन और रूस बड़ी रुकावट बने हुए हैं। तीसरा पहलू यह है कि जापान का भारत को खुला समर्थन दिल्ली की नैतिक पूंजी यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को और मजबूत बनाता है। यही नहीं, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों के साथ मिलकर बना G4 समूह अब और सक्रिय हो सकता है। यह समूह लंबे समय से स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ जो देश यूनाइटिंग फॉर कंसेंस ग्रुप में शामिल हैं, जो हमेशा सुधारों को अटकाते रहे, उनकी पकड़ अब कमजोर होती दिख रही है। कुल मिलाकर संदेश साफ है, अब समय एशिया की निर्णायक भूमिका का है और उस भूमिका के केंद्र में भारत और जापान खड़े हैं, जो बराबरी और सम्मान के सिद्धांत पर नए विश्व शासन का नक्शा तैयार करना चाहते हैं। अब सुनिए कि अमेरिका से विश्वास टूटने के बाद संयुक्त राष्ट्र कैसे चीन पर भरोसा बढ़ा रहा है। तो देखिए, तियानजिन में हो रही शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साफ कहा कि आज का सबसे बड़ा संकट यह है कि बहुपक्षवाद यानी सभी देशों की साझेदारी पर हमला हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उसी के इशारे पर चले और कोई दूसरी ताकत पैदा न हो पाए। यही वजह है कि वह टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव की राजनीति करता है। इसके उलट भारत, रूस और चीन जैसे देश मानते हैं कि दुनिया में एक ही शक्ति केंद्र नहीं होना चाहिए, बल्कि कई बड़े पावर सेंटर होने चाहिए, ताकि संतुलन बना रहे और छोटे देशों को भी आवाज मिले। इसी पृष्ठभूमि में गुटेरेस ने कहा कि अब चीन जैसे देशों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे वैश्विक स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बने। दूसरा पहलू यह है कि गुटेरेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भरोसा दिलाया कि चीन संयुक्त राष्ट्र का मजबूत और विश्वसनीय साझेदार बना रहेगा। चीन ने वादा किया कि वह शांति, विकास और समृद्धि के मिशन में बाकी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र खुद इस बात से चिंतित है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद से टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड ट्रेड के नियमों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए व्यापार अब सहयोग का माध्यम नहीं बल्कि दबाव डालने का औजार बन चुका है। खासकर भारत जैसे बड़े देशों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे वैश्विक संस्थाएं भी अस्थिरता महसूस कर रही हैं। ऐसे समय में गुटेरेस का यह संदेश दरअसल एक चेतावनी है कि अगर अमेरिका अपनी एक तरफा चालें जारी रखेगा तो चीन और अन्य एशियाई शक्तियां संतुलन बनाने के लिए और आगे आएंगी। हालांकि सबको पता है कि चीन कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, उसका इतिहास भी आक्रामक रहा है। अब देखिए कि ग्लोबल साउथ का शक्ति प्रदर्शन, जहां मंच पर शी, पुतिन, मोदी जैसे दिग्गज नेता मौजूद हैं, यह अमेरिका के लिए बेचैनी क्यों साबित हो सकती है? तो दरअसल तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन का समागम ग्लोबल साउथ की एकजुटता का पावर शो बन गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एशिया भर के नेता एक साथ। संदेश यह कि विश्व व्यवस्था किसी एक की मर्जी से नहीं चलेगी। 7 वर्षों बाद पीएम मोदी की चीन यात्रा रिश्तों में नया अध्याय खोल रही है। द्विपक्षीय वार्ताएं तय हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी और व्यापारिक गलियारों पर ठोस पेशकशें बन रही हैं। यह तस्वीर बताती है कि एशिया निर्णायक शॉट खेलने को तैयार है और दुनिया को नई डायरेक्शन देने का आत्मविश्वास अब एशियाई टेबल पर है। अब समझिए कि अमेरिकी टैरिफ युद्ध की आग में एशिया का काउंटर मूव क्या है। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का वार किया है। टेक्सटाइल से ज्वेलरी तक निर्यात पर चोट की कोशिश हुई है। यह कदम रूस से कच्चा तेल खरीद पर दबाव की कथा के साथ जोड़ा गया, पर एशिया का जवाब स्पष्ट है। आपूर्ति श्रृंखलाएं रीमैप होंगी, स्थानीयकरण तेज होगा और वैकल्पिक फाइनेंशियल रेल बनेंगी। संयुक्त राष्ट्र की अपील में यही उपधारा छिपी है कि तमाशों से नहीं, संस्थाओं से भरोसा बनता है और भरोसे से बाजार स्थिर होते हैं। चीन ने स्थिरता का वादा किया, भारत ने रणनीतिक आत्मनिर्भरता का रोड मैप खोल दिया, रूस ने ऊर्जा सुरक्षा की डील बुक मजबूत रखी, तिकड़ी की ताल पर संतुलन बदल रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ, एक ही जगह पर, एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुनिए कि इंडिया जापान के सिक्योरिटी शॉक ने कैसे ड्रैगन को दिया है इंडो पैसिफिक का सबसे कड़ा संदेश। तो देखिए, टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा की मुलाकात के बाद भारत और जापान ने सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा जारी की। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से वैश्विक भरोसे में आई दरार के बीच दोनों देशों ने साफ कहा कि नियम आधारित व्यवस्था ही चलेगी, एक तरफा दबाव नहीं चलेगा। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों की आड़ में स्थिति बदलने की किसी भी कोशिश का विरोध होगा। यह समझौता इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन को नए सांचे में ढालने का संकेत है। ड्रैगन को सीधा संदेश पहुंच चुका है। अब जरा असली बात सुनिए, क्योंकि भारत और जापान दोनों मिलकर न केवल हथियार बनाएंगे, बल्कि पनडुब्बी से लेकर फाइटर जेट इंजन तक ज्वाइंट प्रोडक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल भारत और जापान अब सिर्फ दोस्ताना बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सीधे हथियारों के संयुक्त निर्माण और विकास में उतरेंगे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में पनडुब्बियों, फाइटर जेट इंजन और युद्धपोतों जैसी हाईटेक तकनीक पर दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। जापानी जहाजों का रखरखाव भारत में होगा, मरम्मत और स्पेयर सपोर्ट की साझा व्यवस्था बनेगी। यह सब न सिर्फ लागत घटाएगा, बल्कि दोनों सेनाओं को एक दूसरे के सिस्टम के साथ और तेज तालमेल बैठाने का मौका देगा। यानी अगर कभी किसी ऑपरेशन में मिलकर काम करना पड़े तो जल, थल और वायु सेनाओं की साझेदारी बिजली की गति से आगे बढ़ेगी। दूसरा पहलू तकनीकी साझेदारी का है। जापान ने लंबे समय तक हथियार निर्यात और तकनीकी ट्रांसफर पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए थे, लेकिन अब उसने ढील दी है। इससे भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस सिस्टम, बायोटेक और साइबर सुरक्षा जैसे भविष्य के सेक्टर में जापान के साथ मिलकर काम करने का रास्ता खुला है। इस साझेदारी से न सिर्फ नए हथियार और सुरक्षा तकनीकें बनेंगी, बल्कि सप्लाई चेन भी मजबूत होगी, ताकि किसी आपात स्थिति में भी उत्पादन और सप्लाई बाधित न हो। साथ ही यह सहयोग इंडो पैसिफिक में फ्री एंड ओपन, यानी स्वतंत्र और खुले क्षेत्र की रणनीति को मजबूत करेगा। तीसरा और सबसे गहरा पहलू संदेश का है। भारत और जापान ने साफ कर दिया है कि वे संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन का पालन करेंगे और विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालने के पक्षधर हैं। लेकिन साथ ही यह भी संदेश है कि अगर चीन यानी ड्रैगन आक्रामक हुआ तो दोनों देशों की संयुक्त ताकत समुद्र से लेकर रनवे तक उसका जवाब देने के लिए तैयार है। यह समझौता सिर्फ हथियारों का उत्पादन नहीं करेगा, बल्कि आपसी भरोसे का भी उत्पादन करेगा। और यही भरोसा आने वाले समय में इंडो पैसिफिक की शांति और स्थिरता की असली गारंटी बनेगा। इसके अलावा अब आगे सुनिए कि मोदी के जापान दौरे में कौन से 3 बड़े कारनामे हुए हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा ऐतिहासिक साबित हुआ है, जहां 3 बड़े समझौते ने भारत जापान रिश्तों को नई ऊंचाई दी है। सबसे पहले अंतरिक्ष की दुनिया में गूंजा भारत का नाम। इसरो और जापान की जाक्सा मिलकर चंद्रयान 5 मिशन पर काम करेंगे। चांद की सतह से लेकर वैज्ञानिक खोज तक यह मिशन दोनों देशों की साझेदारी का प्रतीक होगा।
यही नहीं, यह सहयोग वैश्विक विज्ञान जगत में भारत और जापान की ताकत को एक साथ खड़ा करेगा। दूसरी बात यह है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने सेंदाई शहर तक शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में सफर किया। मोदी ने इस दौरान भारतीय ड्राइवरों से भी मुलाकात की जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ एक रेल यात्रा नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और विश्वास की पटरी पर दौड़ती भारत जापान दोस्ती का प्रतीक बनी। जापान की तकनीक और भारत का सपना मिलकर देश की परिवहन व्यवस्था में क्रांति का संकेत दे रहा है। तीसरा कारनामा यह है कि जापान ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी 66 अरब डॉलर निवेश का ऐलान किया है। इसमें सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा और साथ ही भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में अग्रणी बना देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों की जनता के लिए स्वर्णिम अध्याय करार दिया। जापान के साथ भारत की यह साझेदारी सिर्फ व्यापार और तकनीक तक सीमित नहीं है बल्कि एशिया में शांति और स्थिरता का संदेश भी है। अमेरिका के टैरिफ युद्ध और चीन की आक्रामकता के बीच भारत जापान गठजोड़ एक नई धुरी के रूप में सामने आया है। अब सुनिए कि जापान का भरोसा भारत पर कैसे बढ़ रहा है।